बिजनेस करके उसके साथ साथ कुछ समाजी काम करके जब सियासत की तरफ बढ़ने का मौका मिला तो कुछ ऐसे काम ज़िंदगी में होने चाहिए जो ज़रूरत और उस ज़रूरत के हिसाब से बच्चों के बीच में एक इनकलाबी तौर तरीक़े से काम करने की कहीं ना कहीं एक मुनज़्ज़म तरीक़े से कुछ न कुछ कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। ये कोशिश इस वजह से भी है कि मरते वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने सिर्फ ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बस इस्तेमाल किया दूसरे कौमों की तरह और आगे बढ़ गए और ये बच्चे पीछे रह गए। 14 साल 15 साल 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं ये उम्र में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो आज माशरे में, मैं वो बात करूँगा, ऐसी कोई किताबी बातें करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मुझे स्टूडेंट से बात करना थी, मुझे जो नौजवान बच्चे हैं उनसे बात करना थी, उनके 24 घंटे की ज़िंदगी और वो उस 24 घंटे की ज़िंदगी में उनके साथ होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ें और वो अच्छी और बुरी चीज़ों का न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके ख़ानदान और एज ए ब्रॉडर एंड कौम के ऊपर क्या असर पड़ता है, कौम की आइडेंटिटी कैसी बदलती है। क्योंकि माशरा या माशराती नज़रिया जिसको हम बोलते हैं वो कोई ऐसे किताब पे लिखी हुई चीज़ का नाम नहीं है। अगर मजमुआ जहाँ पर ज़ातिया मजमुआ का जो नज़रिया है वही माशरे का नज़रिया समझा जाता है। आज हालात हमारे ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में तकरीबन आप अंदाज़ा कीजिए कि 16 लाख से 17 लाख ऐसे मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जो एजुकेशन से दूर खेत मजदूरी का, गन्ने काटने का, किसी और तरह की मजदूरी का काम करती है। अब वो बाप 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है तो 60-70 साल की उम्र जब तक उसके बदन में ताकत है वो सिर्फ काम करते रहता है। मगर उस काम करने के साथ साथ वो बाप की जो जिम्मेदारी है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो नस्ल को भी क्या वो मजदूरी के नाम पे उसी अंधेरे में ढकेले या उस बच्चे की कुछ ना कुछ उसकी मुस्तकबिल के बारे में कुछ ना कुछ एक अच्छी फिक्र हो। तकरीबन 18 लाख के आसपास ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो 15 साल से 25 साल की उम्र के हैं जिन्होंने 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में या ग्रेजुएट इनकम्प्लीट नहीं करके उन्होंने रास्तों पे काम करना शुरू कर दिया। पंचर की दुकान हो, गाड़ी लगाना हो या कुछ और चीज हो, हलाल की रोजी है, उसमें कोई खबात नहीं है। मगर जब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इससे अच्छी कुछ बात हो सकती तो फिर वो क्यों नहीं, दर्द उस चीज का नाम। आज़ादी से पहले की जो हमारी जो आइडेंटिटी थी, लाल किला आपकी आइडेंटिटी है, कुतुब मीनार आपकी आइडेंटिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी आइडेंटिटी है, तो फिर ऐसा क्या हुआ इन 50 साल 100 साल में कि वो लाल किले को बनाने वाले आर्किटेक्ट का जो बच्चा आज एक पंचर की दुकान लगाने पे मजबूर हो गया। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर खामियां रही होंगी। मैं इसमें सियासत की एक लफ्ज भी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक कौमियत के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो आर्किटेक्ट एक बच्चा जिसने लाल किला बनाया या फिर कुतुब मीनार बनाया या मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट लेके सर सैयद अहमद खान साहब के जैसे एक नौजवान जब आगे बढ़ा बगैर किसी रसूखात के, तो आज उस नस्ल का तीसरा, चौथा या 5वां हिस्सा आज पंचर की दुकान लगाने पे मजबूर क्यों है? ये बहुत एक फिक्र की बात है। और सवाल ये है कि अगर वो मजदूर का बच्चा या वो पंचर लगाने वाले का बच्चा या कोई ऐसे शख्स का बच्चा जो शहर से दूर जाके जंगल में काम करता हो, अब वो तरक्की के रास्ते में अपने जिंदगी के अंधेरे को कैसे बाहर करेगा, कैसे दूर करेगा? अब रास्ता क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में 2 चीजें मुझे जो समझ में आती है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, यहाँ पर उलमा इकराम बैठे हुए हैं। एक आयत का मफहूम यह है कि मैं तुमको रिस्क देता हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क देता हूँ। कहीं दूसरी जगह कुरान में यही आयत को कुछ अलग तरीके से बयान किया गया है कि मैं तुम्हारे बच्चों को रिस्क देता हूँ और तुमको भी रिस्क देता हूँ। तो रिस्क की बात हो रही है, बच्चे का जिक्र है, बाप का जिक्र है, सरपरस्त का जिक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तनासुब चेंज हो गया। एक रिस्क ऐसा है जो माँ बाप की तरफ से बच्चों की तरफ जा रहा है
और दूसरा रिस्क ऐसा है जो बच्चों से माँ बाप की तरफ आ रहा है। एक बाप का हलाल की रोजी के लिए कड़ी धूप में दिन भर काम करना, ये बात को दर्शाता है कि वो अपनी हलाल की रोजी अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आगे लाने की कोशिश करने के लिए वो कहीं ना कहीं लगा रहा है। मगर क्या वो बच्चा जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो बच्चा तालीम अपनी अधूरी छोड़कर जो अंधेरे की जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो अपने वालिदैन को, क्या अपने वो सरपरस्त को एक ऐसा रिस्क मुहैया कर पाएगा जिसका हम तरक्की से, जिसका हम सुकून की जिंदगी से कुछ ना कुछ मुआवजा कर पाए? अगर नहीं हो रहा है तो फिर समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तनासुब बिगड़ रहा है। आप देखिए बहुत से आपके पास जिंतूर शहर में भी ऐसे मिसालें होंगी कि मुस्लिम ऐसी बहुत से फैमिली है जो पहले तालीम याफ्ता थी, कारोबारी नक्ते नजर से बहुत स्ट्रांग थी, मगर क्योंकि उनकी आने वाली जनरेशन ने, उनकी आने वाली नस्लों ने तालीम हासिल नहीं की, अच्छे से कारोबार नहीं किया, तो आज वो जो नस्ल है उनकी आज रास्ते पे है, आज कारोबार के लिए भटक रही है। तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल है हमारे कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। मतलब मैं यहाँ पर एक आईना बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। तो आप इस आईने को एक दर्द समझ के अपने साथ लेकर जाइए और अपने घर से काम शुरू कीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं था कि यहाँ पर 500,000 लोगों का मजमुआ होगा, कुछ नहीं। हमने जो काम चुना है ये बहुत हार्ड काम है। इसके बजाय अगर हम यहाँ पर कोई मुशायरा रखते या खवाली रखते तो हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा लोग, बहुत से लोग आ सकते, मगर ये काम भी तो किसी न किसी को करना है। अगर हमारी सोशल पॉलिसी हम नहीं तय करेंगे तो कौन तय करेगा? अगर आप वो भी अगर भी हुकूमत से मांगेंगे या कोई ऐसे सेकुलर पार्टी से मांगेंगे या कोई भी पार्टी से मांगेंगे तो वो तो यही होगा कि आपके हाथ में कशकोल है और आप उनको भीख मांग रहे हैं। आपके सामने जो आया उसके आप खुश रहिए, क्योंकि फकीर जो आदमी रहता है उसको अगर आप सूखी रोटी दिए भी वो खुश रहता है, उसको आप अगर बिरयानी डाले उसके कशकोल में तो भी खुश है और पैसे डाले तो भी खुश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस उम्र से गुजर रहे हैं, हम जिस जिम्मेदारी से गुजर रहे हैं, उस जिम्मेदारी में हमारे हाथ में कशकोल नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास ये वक्त है सोचने का कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारी सोशल पॉलिसी क्या रहेगी, हमारे अंदर काम करने के तौर तरीके कौन से रहेंगे और ये कौन से तरीके से हम ऐसा काम करेंगे कि ये जो सामने वाले जो बच्चे जो बैठे हुए हैं 10 साल 12 साल की उम्र के, ये कल को ये बच्चे यहाँ पर आके बैठे, कोई यहाँ पर कलेक्टर बन जाए, कोई यहाँ पर इंजीनियर बन जाए, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन जाए और उन सब इंसानों में एक अच्छा इस्लाम का मानने वाला शख्स हर कम्युनिटी के आदमी को दिखे और वो कैरेक्टर के जरिए हमारी तबलीग भी हो, हमारे इस्लाम का पैगाम भी वो लोगों तक पहुंचे और इनके काबिलियत के जरिए हमारे न सिर्फ माशरे को बल्कि हमारे कंट्री को भी कुछ फायदा पहुंचे। जब तक ये चीजें नहीं होगी आपकी अहमियत नहीं है। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि आज लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग, यकीन मानिए ये बहुत आंखें खोलने वाली चीज है। जब भी अल्लाह ताला के तरफ से जुल्म आया, जुल्म मुसल्लत हुआ या जालिम बादशाह मुसल्लत हुआ, उसकी कुछ ना कुछ वजह जरूर है और उस कौमों ने सिर्फ इस्लाह का काम किया। सबसे पहले एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाई, एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं की, वो सरकार के ऊपर कुछ ऐसी बातें नहीं की, मगर उन्होंने इस्लाह जरूर किया। आप कोई भी फिरौन की बात कर लीजिए, मुझे आप करेक्ट कीजिए अहमद सर अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जुल्म आपके ऊपर हो रहा है तो इसमें फिर कुछ ना कुछ इस्लामी नुक्ता नजर से भी सोचना जरूरी है। जिस मजहब में यह बोला गया है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, उस कम्युनिटी के, उस कौम के 25% बच्चे कभी जिंदगी में स्कूल की सीढ़ी चढ़े ही नहीं। वो बच्चे की जिंदगी आप 70 साल की जिंदगी आप लिखिए आप पेज पे या सामने आप उसके नजरिए में आपके सोच में लाइए कि एक बच्चा जो 5 साल की उम्र में अनपढ़ है वो 10 साल की उम्र में एक अच्छा बच्चा बन गया, वो फिर भी अनपढ़ है। 15 से 20 साल की उम्र में जिस बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियरिंग के ख्वाब देखना चाहिए, आज वो बच्चा होटल में चाय बांटने का काम कर रहा है। वो बच्चे का सफर आगे जब चढ़ेगा 35 साल 40 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में जब उसकी शादी होगी तो वो बच्ची एक ऐसे जाहिल शोहर के घर जा रही है जिसको तालीम का कुछ पता नहीं है, तालीम की अहमियत का कुछ पता नहीं है और उसके जिंदगी का सलीका नहीं है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि तालीम सिर्फ पढ़ने और लिखने का नाम नहीं है, जिंदगी के सलीके का भी नाम है। अब वो बच्चा जब आगे बढ़ के 35-40 साल की उम्र में पहुंचेगा तो एक खानदान की शक्ल इख्तियार करेगा।
क्योंकि उसको जब बच्चे होंगे तो जब बाप ने तालीम हासिल नहीं की, बाप को तालीम की अहमियत नहीं मालूम है, तो ये जरूरी है क्या कि वो सब चीजें छोड़ के अपने जो कमाई है अपने किचन में लाने के बजाय वो बच्चों की किताबों में लाए। आगे चल के वो जो अब बुजुर्ग की लाइन पे चलने के बाद अगर वो 50 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में पहुंचता है तो वो एक खानदान का एक मुखिया बन जाता है। तो आप यकीन कीजिए, एक जाहिर आदमी जिसने 5 साल की उम्र से पढ़ने का उसने नाम तक नहीं लिया, आज 60 साल की उम्र में एक खानदान का मुखिया बन के वो खानदान के फैसले कर रहे हैं। अब वो फैसलों में जो भी बुराई है, जो भी अच्छाई है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये सामने जो बैठे हुए 15 साल के बच्चे हैं, अगर ये बच्चे के ऊपर हम अगर आज से मेहनत नहीं करेंगे और ये बच्चा आगे जाके 25 साल की 40 साल की उम्र में जाके अगर खानदानी निज़ाम में, माशराती निज़ाम में अगर बिगाड़ पैदा करेगा तो क्या फिर हम उसके जिम्मेदार है या नहीं है? ये एक सवाल निशान है। आज का सबसे अच्छा सोशल वर्क हमारे मुस्लिम बच्चों को तालीम हासिल कराना है। इसके दूसरी तरफ आप हमारे बच्चियों को देखिए, बच्चियां तालीम हासिल कर रही है, बच्चियां अच्छी तालीम भी हासिल कर रही है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम सब खुशी है। क्योंकि एक जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो माँ अपने बच्चों की तरबियत और अच्छे तरीके से कर पाएगी। मगर इसमें भी दो अलग अलग नजरिए आ रहे हैं। एक नजरिया ये है कि जो माँ बाप अपने बच्चियों को सिर्फ तालीम इस वजह से उनको करा रहे हैं कि ये उनको फ्यूचर का एक सिक्योरिटी चाहिए। माँ बाप गुमान ये कर रहे हैं कि हमारी बच्ची तालीम हासिल अच्छे से करेगी, खुदा ना खास्ता उसकी जिंदगी में कुछ अगर ऐसा मोड़ आ गया कि उसको अकेला रहना पड़े या उसकी जिंदगी में कुछ हादसा आ गया तो फिर ये तालीम उसके काम आ सकती है। गुमान ही गलत है हमारा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि गुमान तुम जैसा करोगे मैं वैसे फैसले करूंगा। अगर ये एक बाप अपनी बच्ची को सिर्फ इस वजह से तालीम हासिल करने के लिए भेज रहा है कि वो बच्ची की तालीम अगर आगे चल के उसकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें पैदा हो जाए तो वो तालीम का सहारा लेकर वो अपनी जिंदगी गुजार सके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुमान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हम कर रहे हैं। इससे अच्छा गुमान हो सकता है, गुमान ये अच्छा हो सकता है कि एक माँ हम अगर तालीम याफ्ता किसी के घर में बहू बनकर भेजेंगे तो वो खानदान का हर बच्चा पढ़ा लिखा निकलेगा और इस्लाम के साथ साथ एक तरक्की के रास्ते पे चलने वाला निकलेगा। आज क्या वजह है? हमने तो परभनी शहर का थोड़ा बहुत एक मोटा मोटा सर्वे किया है अहमद सर। नशे के बच्चे जितने शिकार है, 15 से 20 हजार नौजवान बच्चे नशे के शिकार हैं। 15 साल से 20 साल 25 साल के बीच के वो बच्चे का 24 घंटे का सिर्फ एक ही उसका मकसद होता है कि उसने नींद में से उठने के बाद सिर्फ वो जो नींद की गोली है या कोरेक्स की बोतल है या फिर जो झंडू बाम की शीशी है या फिर कोई चरस है या कोई गांजा है या कोई सिगरेट में मिली हुई और कोई दूसरी चीज है, बस उसको हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए चाहे उसको किसी की गुलामी करनी पड़े, चाहे उसको किसी के साथ जाना पड़े, चाहे उसको किसी के दिन भर पैर दबाना पड़े, तो वो बच्चा उसके लिए तैयार है। बहुत से ऐसे फैमिलीज सामने आई है जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स थे मुस्लिम समाज के, बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपनी नौकरी की, मगर क्योंकि समाज में हमारी संगठित एक रूह नहीं है, उस वजह से वो बच्चा कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया गया और आज वो बच्चा नशे का शिकार है। और वो माँ बाप जो किसी जमाने में बावखार तरीके से क्लास 1 क्लास 2 की नौकरी करते थे, आज रिटायरमेंट की जिंदगी बजाय इसके के अच्छे तरीके से गुजारे, आज परेशानी में और अंधेरे में गुजार रहे सिर्फ एक नशे के लिए। 25,000 20,000 बच्चे परभनी जैसे शहर में, आप पूरे अगर मुल्क का या रियासत का अंदाजा लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आधी हमारी जो कौम है, आधी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, बस कहीं ना कहीं कगार पे है कि अगर थोड़ी सी गलती हुई और वो बच्चे का मुस्तकबिल अंधेरे में चलेगा। और यकीन मानिए, जब एक बच्चा नशे का शिकार होता है तो सिर्फ वो एक बच्चा नहीं, उसके आसपास के कम से कम 2 या 3 फैमिलीज इस बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं कि वो जिंदगी में फिर उठ नहीं पाते। अब इसके पीछे का मैट्रिक्स हमको देखना जरूरी है। कहीं इसका ताना बाना सियासत से जुड़ा हुआ है क्या? कहीं इसका ताना बाना कहीं ना कहीं हमारे जो मुस्लिम समाज के जो दुश्मन तंजीमें हैं उनका ताना बाना इससे जुड़ता है क्या? क्यों वो आपके युवक को टारगेट कर रहे हैं? क्यों वो आपके यंग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? अगर उनका मकसद हल हो रहा है तो उसके ऊपर और ज्यादा वो लोग काम कर रहे हैं। ये चीज हम अगर फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
इतना बुरा हाल है नशे को लेकर। मैं ये आप लोगों से बहुत ही गुजारिश करना चाहूँगा, जिंदुर छोटा शहर है, आप लोग इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सब चीज़ें पीछे रखिए, कोई जलसे आम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी अपनी ताकत ये बच्चों के ऊपर लगाना ज़रूरी है। अगर ये बच्चा कल 20 साल पहले 25 साल पहले, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोलता हूँ आपको, मेरे ऊपर भी, मैं बहुत ही मुतवस्त फैमिली से आया हुआ हूँ, बहुत ही एक ऐसी फैमिली से आया हूँ कि जहाँ पर पढ़ना लिखना बड़ी मुश्किल से होता था वालिद साहब की तनख्वाह में। वहाँ पर मुझे ऐसे समाज के संगठनों ने, ऐसे कौम के रहबरों ने कुछ ना कुछ हमको सपोर्ट किया होगा, कुछ ना कुछ हमको रास्ता बताया होगा, तभी हम यहाँ पर आपके सामने खड़े रह के कम से कम बिना शर्मिंदगी के एक बावकार तरीके से आपके सामने 2 लफ्ज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल नेटवर्किंग हमारी कम हो रही है, ये नेटवर्किंग बढ़नी चाहिए। हम लोग आपस में एक दूसरे के तासुब का शिकार हो रहे हैं, वजह कुछ भी नहीं है। अगर आप एक आदमी की मुखालिफत करते हैं, आप अकेले में जाके, आदमी खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता, आदमी 10 लोगों के सामने झूठ बोल देगा, खुद से झूठ नहीं बोल सकता वो। आप अकेले में जाके अगर वो शख्स का नाम लेंगे और ये सोचेंगे कि मैं इसकी मुखालिफत कर रहा हूं, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलेगा। मगर आप अपोजिशन कर रहे हैं, एक दूसरे को हम कमजोर कर रहे हैं। तो फिर जो इस्लाम में जो तालीम दी है कि भाई जो हमारी जो सोशल पॉलिसी में सबसे पहली जो कड़ी है वो ये है कि हम संगठित रहे, हम आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए रहे, हम आपस में एक दूसरे के दुख दर्द बांटे, हम आपस में एक दूसरे की तरक्की बांटे, हम आपस में एक दूसरे के जब कमजोर हो जाए तो एक दूसरे की ताकत बने। तो वो वहां पर हम वो पॉलिसी के तहत कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हमारी बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ अगर बाहर घूमने जाती है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, तो वो आपको उसका कोई मलाल नहीं है। मगर जब हम नमाज के लिए जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में मसलक और जमात की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें आती है। तो ये सब चीजों का एक कहीं ना कहीं असर हमारे नौजवान बच्चों पे हो रहा है, और हम कहीं ना कहीं अंधेरे में जाने, बहुत दूर तक जा रहे हैं अंधेरे में। मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो कल हमारा मुस्तकबिल है, वो बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। इसी कोशिश का एक छोटी सी हमारा एक फिक्र थी जो आपके सामने हम एक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 6 मुद्दे उसमें चुने हैं अहमद सर। एक, सबसे पहले तालीम, प्रायोरिटी, सलीका। हमारे घर में अगर आप खुद 100 रुपये अगर एक मुस्लिम कमाता है और 100 रुपये अगर एक ब्राह्मण समाज का आदमी कमाता है, बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि इस्लाम की तालीम अगर मेरे अंदर 100% रहती तो आज ये तनासब उल्टा होता, आज मैं एग्जाम्पल उल्टी देता। मगर मुझे आज एग्जाम्पल ऐसी देनी पड़ रही कि आप दोनों का खर्चे का तनासुब देखिए। अगर 100 रुपये एक मुस्लिम, चाहे वो बाप रहो, चाहे वो एक बच्चा रहो या बूढ़ा रहो, उसके हाथ में आने के बाद वो खर्च कैसा करता है और एक दूसरे समाज का आदमी खर्च कैसा करता है, ये दोनों के ऊपर आपको उसके ज़हनियत का पता चलता है। क्योंकि खर्च आदमी प्रायोरिटीज के हिसाब से करता है। आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 1000 रुपए की खर्च की लिस्ट है, आपको ये जानना जरूरी है कि वो 100 रुपए में सबसे पहला काम मैं कौन सा करूं। परभनी में एक छोटा सा सर्वे किया हमने, दरगाह रोड का सर्वे किया, सिर्फ ईदगाह रोड से हमारे एरिया की तरफ, विसावा कॉर्नर से तो गंगाखेड़ रोड की तरफ एक मुस्लिम आबादा, बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे 4 आबादियां हमारे बड़े बड़े हैं मुस्लिम परभनी में, मुस्लिम एरिया की। तो वो एक मुस्लिम एरिया में तकरीबन 130 से 135 पान पट्टी है। सिर्फ 130-135 पान पट्टियों में से तकरीबन 100 से 105 पान पट्टियां मुस्लिम चलाते हैं और मुस्लिम ही खाते हैं। एक पान पट्टी पे एवरेज 1000 से 1500 रुपए की कमाई होती है। कोई भी बिजनेस का थंब रूल है कि अगर 1-1500 रुपए की कमाई होती है तो कम से कम 5000 रुपए रोज का बिजनेस होता है। क्योंकि वो पान पट्टी का किराया 200 से 500 रुपए का, लाइट का बिल 200 से 500 रुपए का, उसके बाद फिर सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक पान पट्टी चालू रहेगी तो 2 लोग बैठेंगे वहां पर। तो आप अगर 100 पान पट्टियों का कैलकुलेशन लगाएंगे तो मुस्लिम कौम हमारी सिर्फ शौक में, जिसका रिस्क से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पेट की भूख से कोई ताल्लुक नहीं है, 5 लाख रुपये हम वहां पर रोजाना खर्च करते हैं सिर्फ पान और बीड़ी के ऊपर। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि उसी एरिया में हमारी कुछ मजबूर बहनें, हमारी कुछ ऐसी बहनें जिनके पास
भूख की तड़प है, या जिनके पास इस्लाम ठीक से नहीं पहुंचा, या दोनों का मिक्सचर है, वो बच्चियां 500 रुपये और 1000 रुपये के लिए आज जिना करने पे मजबूर है। उस एरिया में जहां पर आप 5 लाख रुपए रोज सिर्फ पान और बीड़ी पे खर्च करते हैं। ये पान और बीड़ी में मैंने आपके चाय की मैंने खर्च नहीं पकड़ा, मैंने ड्रग्स का खर्च नहीं पकड़ा, मैंने कोरेक्स बॉटल का खर्च नहीं पकड़ा, मैंने चरस गांजों का खर्च नहीं पकड़ा, मैंने होटल में जो आप खाना खाते हैं जाके उसका खर्च नहीं पकड़ा। तो एक अंदाजा अगर हम लगाएंगे परभणी जैसे शहर का, तो 15 से 20 लाख रुपए अगर कोई कौम सिर्फ पान और बीड़ी के शौक के ऊपर अगर खर्च करती है, तो फिर उस कौम को आप गरीब कैसे बोलेंगे? वो जेब से गरीब है या वो दिमाग से गरीब है? ये आपके ऊपर एक आपके सामने एक सवाल है। तो अब इसका इस्लाह कौन करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारे अंदर जो हमारे पास जो सकत है, हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमको रिस्क दिया है, वो रिस्क का इस्तेमाल हम तरक्की के लिए करें या हमारे नफ्स के लिए करें? आज के पीरियड में यकीन मानिए सबसे बड़ा जहाद अगर कोई है तो वो जहाद नफ्स का जहाद है। बच्चे आज दूसरे कौम के बच्चे क्या करते हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो बच्चे अगर रोड पे खड़े रह के मोटरसाइकिल के ऊपर केक लाकर अगर वो बर्थडे बनाकर वहां पर 400-500 रुपये रोज अगर वो एक बर्थडे में खर्च कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी वैसे ही करे, क्योंकि आपके पास तो तालीम दी हुई है, आपके पास ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास कमाई है तो उसका खर्च कैसे होना चाहिए। अब ये बच्चा जो सामने बैठा हुआ, ये बच्चा आज कौन सा स्कूल जो पूरी तंजीम। अब और एक चीज ये है कि जिस सोसाइटी का चपरासी मुसलमान, जिस सोसाइटी का टीचर मुसलमान, जिस सोसाइटी का प्रिंसिपल मुसलमान, जिस सोसाइटी का सेक्रेटरी मुसलमान, सदर मुसलमान, माँ बाप भेजने वाले मुसलमान बच्चे को, बच्चा पढ़ने वाला मुसलमान, अगर उस स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे इंसान, बिजनेसमैन नहीं निकल रहे, तो फिर इसका हम खमियाजा किस हिसाब से आरएसएस और बीजेपी पे तोड़ेंगे, आप मुझे बताइए। अगर ये बच्चे कोई भी, चाहे वो मजदूर हो या डॉक्टर हो, जब वो पहली बार अपने बच्चे को स्कूल में लेकर आता है तो उसके अंदर ख्वाहिश एक ही रहती है कि ये बच्चा मेरे आने वाले बुढ़ापे का सुकून बनेगा और अपनी भी तरक्की करेगा और खुद हमको भी एक थोड़ा सुकून पहुंचाएगा। क्या ऐसा हो जाता है कि फिर वो एक बच्चा आगे जाके इंजीनियर बनता है और दूसरा बच्चा 7वीं में अपनी तालीम छोड़ देता है, 10वीं में अपनी तालीम छोड़ देता है। ड्रॉप आउट्स मुस्लिम में आज 80% है बच्चों में, एवरेज ड्रॉप आउट 65% है, जिसमें लड़कियों के ड्रॉप आउट्स है नियर अबाउट 25 से 30% और लड़कों के है 80%। तो अगर वो बच्ची के माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची ने तो तालीम हासिल कर ली, मेरी बच्ची तो डॉक्टर बन गई, मेरी बच्ची तो एक अच्छी इंजीनियर बन गई, मेरी बच्ची तो एक अच्छी टीचर बन गई, अब उसका जोड़ा क्या कर रहा है? उसका जोड़ा कोने में बैठ के गांजा पी रहा है। उसका जोड़ा क्या कर रहा है? तालीम छोड़कर कहीं तो भी पंक्चर की दुकान लगाकर वहां पर काम कर रहा है। ये तो तनासब नहीं है ना कि अगर इस्लाम अगर वो मुस्लिम है तो वो सिर्फ अंधेरे में ही रहे, ये तो उल्टा हो रहा है मजहब की तालीम का। तो फिर वो जो ड्रॉप आउट्स है वो कैसे कम हो जाए? कुछ ना कुछ हमको मुहिम चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए कि वो बच्चों का ड्रॉप आउट्स नहीं हो। कुछ ना कुछ ऐसे मामला हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फिक्र में कि वो बच्चे जो तालीम आज अधूरी छोड़ रहे हैं वो बच्चे आज अपनी तालीम को पूरा करें। इस चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको फिक्र करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिक्र हम नहीं कर रहे तो फिर करेगा कौन? आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत एक जी सच्चर कमेटी की वैसी और कमेटी बना देगी, हुकूमत कमेटी बिठाएगी आपकी बीमारी चेक करने के लिए, आपको बीमारी ना आए इसकी फिक्र करने के लिए आपके अंदर के मुफक्किर को सामने लाना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के ये बात करना पड़ेगा कि आज हम जो हमारी जो हालात आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो ये कैसा पहुंचे। तो हमने 6 पॉइंट्स के ऊपर, मैं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, 6 पॉइंट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम चालू किया। सबसे पहले हमने उसमें तालीम को रखा, दूसरी बात हमने रखा रोजगार को रखा कि अगर जो बच्चा तालीम हासिल करता है तो वो बच्चे के रोजगार की हम कैसी फिक्र करेंगे।
अगर एक कारोबार करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बहुत से रोजगारों को साथ लेकर जाएगा। आज तासुब के माहौल में कहीं ना कहीं एक लकीर बनी हुई है, जो लकीर गहरी होती जा रही है। भले ही आप वो इलेक्शन के टाइम पे सब मामले बिल्कुल अच्छे दिखने लगते हैं, आपको सही ओरिजिनल माल निकल के आता इलेक्शन होने के बाद। हम तो परभनी में एकदम डंकी की चोट पे बोलते कि 4.5 साल के सेक्युलर हमारे पास बहुत है। जैसी एक इलेक्शन हो गया उसके बाद जो बाहर निकल के आता वो सही चीज है। तो ये इन बच्चों की हम फिक्र, मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के लिए हम कुछ ना कुछ क्यों ना करें। जमीयत उलमा क्यों आगे नहीं आती, जमात इस्लामी क्यों आगे नहीं आती, आगे आ रही भी होंगे तो और ताकत से आना चाहिए। मेरे अंदर, मुझे पॉलिटिशियन जब कोई बोलता है तो मुझे एक अजीब फीलिंग आती है। अहमद सर, मैं IIT IIM मुंबई के अंदर हम एक घंटे के लेक्चर्स देते हैं, वहां पर हमको वो 1 घंटे के लेक्चर देने के ऐसा फ्लाइट के टिकट्स के साथ 30-30 हज़ार रुपये इन्वॉल्व में डाल के देते हैं। वो जो 30 हज़ार रुपये जैन फाउंडेशन में आते हैं और उसके जरिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। मगर ये जो चीजें हैं, अब ये कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी के अंदर पहुंचनी चाहिए। हमारा दर्द ये है कि ये जो दर्द है ये हमारे कम्युनिटी, ये बच्चे के अंदर एक बार चिंगारी ने जन्म ले लिया कि नहीं, मुझे आगे कुछ ना कुछ बनना है, मेरा खाली रहना ना सिर्फ मेरे खानदान के लिए जहमत बन रहा है बल्कि मेरे कम्युनिटी के ऊपर एक काला धब्बे की तरह मैं दिख रहा हूं। तो वो बच्चे का आज उम्र है उसकी, अगर वो सोच उसकी 50 साल की उम्र में आएगी तो उसकी उम्र चले गई, उसको फिर रोने में रोने के अलावा उसका कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों की जो साहिब हैसियत है, पूरी एनर्जी अपनी ये नौजवान बच्चों को बचाने में लगाइए। यहाँ पर एंटी ड्रग कैंपेन चलाइए आप जोरों से, एक दूसरे के साथ बच्चों को, एक बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है या कुछ नशा कर रहा है तो उसको उस ड्रग के जो अंधेरे से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इसका ताना बाना अगर कोई सियासत से जुड़ रहा है तो खुदा ना खास्ता अगर जुड़ता है और कोई सियासतदान आपके सामने आता है, उसका ताना बाना का सरबराह बन के, भले ही वो आपके सामने एक अच्छी शक्ल या अच्छी पार्टी के जरिए आए, तभी उसको आप लॉन्ग टर्म का अपना एक फायदा देखकर, लॉन्ग टर्म की अपनी सोच देखकर उस आदमी की आप ताकत मत बनिए। ये भी बहुत जरूरी बात है। या फिर हमारी जो सोशल पॉलिसी है वो लीडर तक पहुंचनी चाहिए कि भाई हमारे कम्युनिटी के प्रायोरिटीज ये चीजें हैं। हमारे शहर में इतने स्कूल्स हैं, हमारे शहर में इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारे शहर में इतनी फैसिलिटीज कम है, इतनी फैसिलिटीज ज्यादा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म से सिर्फ समाजियात के ऊपर काम होना चाहिए और वो समाजियात का जो डाटा है, वो समाजियात की जो फिक्र है, वो माशरी जो निज़ाम की एक शक्ल इख्तियार करने से पहले और उसके साथ साथ में हमारा एक इनपुट सिस्टम होना चाहिए पॉलिटिकल एक पार्टीज को, चाहे वो आपके अंदर का कोई अपना खुद का रहनुमा क्यों ना हो या कोई बाहर का क्यों ना हो, आपको अगर उस तक हम वो लीडर तक जरूरत के जरिए जरूरत को बताते हुए पहुंचेंगे तभी वो अपने लिए काम करेगा। आज 2009 में MSDP प्लान शुरू हुआ, मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्लान, बहुक्षेत्रीय विकास योजना, जो सिर्फ इस वजह से बना हुआ है कि मुसलमानों की तालीमी हालत कैसे सुधरी जाए, मुसलमानों के एरिया में अच्छा पीने का पानी कैसे जाए, मुसलमानों के एरिया अच्छे से कैसे डेवलप हो, मुसलमानों के बच्चे IAS IPS की ट्रेनिंग कैसे हासिल करें, मुसलमानों के बच्चे अधिकारी कैसे बने, मुसलमानों के बच्चे पुलिस की नौकरियों में कैसे भर्ती हो, मुसलमानों के बच्चे कारोबारी नुक्ता नजर से कैसे आगे बढ़े, मुसलमानों के बच्चों के अंदर जो बुराइयां है वो कैसे बाहर आए। ये सब चीजों में अगर 9 साल में 8 साल में अगर हमारे एरिया में अगर कुछ खर्च नहीं हुआ है तो ये हमारे सोने की वजह से, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हम अपने आप को लीज होल्डर समझने लगे हैं कि भाई जो आया हम लेंगे और खामोश बैठ जाएंगे, तो ये हमारी गलती है। तो हमारे अंदर के कुछ ऐसे ग्रुप अगर वो जो साहिब समझ रखते, जो साहिब समझ हो, जो एक ऐसी समझ रखते हो कि जो हमारे शहर का, जिंतूर का अगर 5 साल 10 साल ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म में अगर हम कुछ प्लान कर सके और हमारी जरूरतें सामने आए, हमारी जो प्रायोरिटीज है वो सामने आए, तो ये सामने वालों के लिए भी क्लियर रहेगा कि हमको इनको क्या देना है, इनकी ख्वाहिशात क्या है, हम पूरी कर सकते नहीं कर सकते, एक अच्छी लेवल पे बात हो सकती है। उसके बाद हमने तीसरा जो पॉइंट लिया वो लिया एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्योजकता, जैसा अहमद सर ने बताया कि भाई तिजारत 80% जो ये है प्रीफरेंस हमको तिजारत में दिया गया है।
तो वो तिजारत की ऐसे तो नहीं आएगा ना। एक बच्चा जब तालीम हासिल करके अगर अपनी तालीम तिजारत के लिए छोड़ रहा है तो वो बच्चे को बिजनेस प्लान चाहिए, वो बच्चे को बिजनेस का एक्सपीरियंस चाहिए, वो बच्चा बिजनेस कैसे करेगा, उसके लिए क्या क्या साधन लगेंगे, उसके लिए उसको ट्रेनिंग मुहैया करना जरूरी है। वो बच्चे का कारोबार प्रॉफिट में रहेगा या नुकसान में रहेगा, उसकी हमको कुछ ना कुछ उसको फिक्र करनी चाहिए। एक बच्चा अकेले से तो कुछ नहीं करेगा। हम भी यहाँ तक पहुंचे कारोबारी नजर से, तो हम अकेले नहीं पहुंचे, हमको भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम हमारे समाज में अगर तैयार होता है, और वो जो 15 साल 16 साल के बच्चे, मैं आपको मेरी खुद की एक छोटी सी वो बताता हूँ कि जैन मेरी बेटी का नाम है, जिसके नाम पे जिस कंपनी है। मेरी शादी हुई 2004 में। मैंने बिजनेस का नाम डिसाइड किया था 1998 में। मैंने ये सोचा था कि मेरी शादी होगी कभी ना कभी, तो मुझे बेटी भी होंगी, बेटी होंगी तो मैं मेरी बेटी का नाम जैन रखूंगा। मगर कारोबार मेरे दिमाग में 98 में था। 97 में डिग्री में बीटेक फूड साइंस किया हुआ हूं मैं। उसमें एक प्रोग्राम रहता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। आप एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट को फिर आप प्रेजेंट करेंगे। तो मैं पहला एक स्टूडेंट था जो इंडस्ट्रियल लेवल पे मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने परमिशन मांगी कॉलेज से। तो कॉलेज ने मुझसे अंडरटेकिंग ली थी कि सब लोग लैब पे बना रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हो, अगर आपका प्रोजेक्ट अधूरा रहा तो आपके नुकसान के जिम्मेदार हम नहीं है। मैंने दे दिया था, मुझे कॉन्फिडेंस था। मैंने वहां पर वो रिपोर्ट बनाई थी टोमेटो पेस्ट प्रोडक्शन के ऊपर। टोमेटो पेस्ट, टमाटो है ना, टमाटो देखिए आप, तो 8 किलो टमाटर को घट करके 1 किलो पेस्ट बनाते हैं। तो वो उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने वर्क किया था 97 में। 2009 में उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने तकरीबन 9 करोड़ रुपए तमिलनाडु के प्लांट में इन्वेस्ट किए और वो कारोबार आगे बढ़ा। मेरे दिमाग में बिजनेस कब आया? 97 में, 98 में आया। वो कारोबार के काबिल में कब बना? 2009 में बना। कुछ ना कुछ सोच हुई, इस वजह से वो आगे बना। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अकेला एक प्रोडक्ट, आज हमारे 2 फैक्ट्री है और वो अकेले एक प्रोडक्ट कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। बहुत आप, ये बच्चा अच्छे कपड़े हैं, ये बच्चे क्या है, ये बच्चे के जो बदन में बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये बच्चे भी बहुत अच्छे किस्म बैठे हुए हैं। हम उससे भी कम किस्म से आए हुए हैं। वाले साहब के पैंट हम छोटे करके हम पहनते थे, शान से पहनते थे, कुछ मसला ही नहीं है उसमें। तो ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं इकबाल सर, मुझे आज भी याद है, हमारे स्पोर्ट्स के टीचर है, कंसिस्टेंट काम किया, सिर्फ स्पोर्ट्स के हद तक नहीं। मेरे बीटेक का एडमिशन में उनका बहुत ज्यादा हाथ है। हामिद हाशमी सर, जिस दिन हमने बीटेक का एडमिशन किया उस दिन से आज तक वो मेरे हर तरह के उस्ताद है मेरे, सिर्फ बिजनेस इसके बीटेक के हद तक नहीं, सियासी में भी, समाजी में भी, सब चीजों में। तो हर बच्चे के पीछे कुछ ना कुछ 2-3 समाज के ऐसे मुफक्किर होने चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो नेटवर्किंग बढ़ाने की जरूरत है। मैं बात करने के बजाय, बात करने के साथ साथ मैं कुछ 3-4 बच्चों को ऐसा टारगेट ही करूं कि ये बच्चे मेरे जिंदगी में मरते टाइम में मेरे सामने आ जाए तो मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो कि अरे हाँ, ये बच्चे, 4 बच्चे की तरक्की में कुछ ना कुछ मेरा योगदान है। यकीन मानिए वो मौत इतनी सुकून की मौत होगी कि अगर एक तरफ आप दुनिया की पूरी दौलत भी रख दे और दूसरी तरफ वो 4 बच्चे खड़े रह जाए जो आपके सामने एक डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छे बिजनेसमैन बन के खड़े रहे और आपको ये एहसास दिलाए कि सर आपका जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि आपने हमको यहाँ तक पहुंचाया, वो मौत आपको बहुत ज्यादा सुकून देगी ये दौलत के बदले। और ये चीज को हमको बहुत ज्यादा फिक्र में ये करने की जरूरत है। चौथा मुद्दा हमने लिया है डी एडिक्शन का। जैसा मैंने आपको बताया कि परभनी जैसे शहर में 15 से 20 हजार बच्चे नशे के शिकार हैं। माशरती हमारी सोशल पॉलिसी, नशे, एक नशा और सोशल पॉलिसी मुसलमानों की एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखती है मुझे आज। तो वो अंदाजा मुझे जिंतूर में लगाने में भी एक मुश्किल नहीं होगी कि यहाँ पर भी नशा है, यहाँ पर भी बच्चों में नशा है। तब वो बच्चों में नशा जो है तो वो बच्चों का नशा दूर कैसे हो? वो बच्चे क्या वजह से नशा कर रहे हैं? घर के अंदर जो माँ बाप का बर्ताव है वो कैसे अच्छा हो? बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, आज 25% नौजवान बच्चे आज स्ट्रेस का शिकार है। जो नशे से बच गया स्ट्रेस में आ गया, स्ट्रेस से बच गया कहीं ना कहीं बेरोजगारी में आ गया। इसके अलावा दूसरी एक पॉइंट है कि एक दूसरे में 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में झगड़े करके हम लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच रहे।
क्रिमिनल जो रिकॉर्ड्स है हमारे बच्चों के बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी हथकड़ी बनने वाले हैं आगे चल के, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की की जंजीर बनने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ इस्लाह माशरा में एक ऐसा निजाम होना चाहिए हमारे पास कि जो बच्चा पहली बार पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ रहा हो, कम से कम उसको हम रोका जाए, उसको हम कहीं ना कहीं तरीके से उसको कुछ ना कुछ तरीके से हम उसको कंट्रोल करें। और छठी जो हमारी जो आखिरी जो एक कोशिश है वो ये है कि पूरे समाज को सोशली हम कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। जिंतूर के प्रॉब्लम जिंतूर के है, परभनी के प्रॉब्लम परभनी के है, परतूर के प्रॉब्लम परभनी के है, नांदेड़ के प्रॉब्लम नांदेड़ के है। तो जिंतूर के हम लोगों को हमारे प्रॉब्लम्स मालूम है, वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमको ही निकालना है। तो हम किस हिसाब से वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इस हिसाब से एक गैर सियासी एक समाजी लेवल पे सिर्फ वो फिक्र समाजी हो, इस हिसाब से एक अवेयरनेस के एक माध्यम से आप लोगों के अंदर एक हमारी बात एक फिक्र रखने के माध्यम से हम आपके सामने जमा हुए हैं। जो बच्चे छोटे हैं वो बच्चे ने ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से तालीम हासिल करेंगे, अगर आप अच्छे से आगे चल के कोई अच्छा काम करेंगे, तभी जाके आपके माँ बाप आपके ऊपर शर्मिंदा नहीं होंगे, आप हमारी कौम आपके ऊपर शर्मिंदा नहीं होंगी और आपकी तरक्की कौम की तरक्की है। आपकी जो पसमानदगी है वो कौम की पसमानदगी है। आज क्या वजह है कि हमारे मुस्लिम आबादी एक तरफ हो गई। 92 के बाद सबसे अच्छी एक बात हुई कि वो नुकसान तो बहुत हुआ लोगों का, मगर उसमें एक बात ये अच्छी हुई कि कल 92 से पहले एक या दो डॉक्टर या इंजीनियर दिखते थे शहर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने तालीम को अपने हथियार बनाया और आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी स्पीड कम है। हम हर घर में बाप अपनी फिक्र अपने घर से शुरू करे, दूसरे पड़ोसी की फिक्र बाद में करे, अपने बच्चों को तालीम हासिल कराइए। अगर ऐसा लगता है कि आपके पास सिर्फ 100 रुपये है और उसमें अगर आपका अच्छा खाना बन रहा है और दूसरी तरफ आपके वो बच्चे की ट्यूशन की फीस या आपके बच्चे की बुक लाने की है, तो यकीन मानिए आपकी सोच वो बुक की तरफ जानी चाहिए। आज नफ्स का मामला बहुत बुरा है। सिर्फ हम अगर गोश्त के नाम पे आपको आवाज लगाएंगे ना तो आपको 2000 लोग रोड पे दिखेंगे आज, और वही 2000 लोगों को अगर आप तालीम के नाम पे बुलाएंगे तो उसमें से 200 ही निकलेंगे। तो ये क्या, ये कम्युनिटी का नजरिया है या इस्लाम की तालीम है, ये क्या है? अब ये सवालिया निशान कौन खत्म करेगा? अगर एक गैर मुस्लिम आदमी दूर से देख रहा है और वो ये देखता है कि एक मुस्लिम अच्छा बुरा का धंधा कर रहा है, एक मुस्लिम जहालत का शिकार है, एक मुस्लिम दो मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर वो दूर से देखकर ये बोलेगा कि क्या ये इस्लाम है? तो फिर मैं वहां क्यों जाऊं उसके खरीद? क्या हमने कैरेक्टर के जरिए उनके सामने अपना इस्लाम पेश किया? नहीं किया। तो फिर हमको आज करना चाहिए, क्योंकि आज जो नफरतें हमारे ऊपर आ रही है ये दो तरह की नफरतें। एक वो नजरियाती नफरतें है जो इस्लाम की तरफ इस्लाम के लिए आ रही है, जो मजहब के लिए आ रही है कि नहीं ये इस्लाम के खिलाफ हमको बात करना है, वो नजरिए को आप छोड़ दीजिए। मगर ऐसी जो नफरतें जो मुसलमानों के मामलात को लेकर आ रही है उसके तो हम जिम्मेदार है ना। अगर एक मुसलमान रहकर, मैं एक 2010 में हमारा एक कस्टमर था अहमद सर, 6 या 7 लाख रुपए की एक वो गाड़ी का हमारा पेमेंट टर्म्स का मामला 15 दिन 20 दिन से चल रहा था। यहाँ के कस्टमर को मैं बात नहीं करता, स्टाफ बात करता है। तो वो पेमेंट टर्म्स अटका हुआ था, तो वो वहां के जो ओनर है, वो कंपनी के ओनर ने, लुधियाना का कंपनी है, वो आज भी हमारा कस्टमर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कस्टमर पेमेंट टर्म्स उसका ये बोलना था कि आप माल भेजो, माल देखूंगा और मैं प्रोडक्ट देखूंगा और उसके बाद पैसे दूंगा। हमारी उस वक्त की पॉलिसी ये थी कि हम एडवांस पेमेंट देंगे और प्रोडक्ट भेजेंगे। वो 15 दिन 20 दिन ऐसी डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद उसने ओनर का नाम मांगा, उसने हमारे ऑफिस के स्टाफ ने मेरा नंबर दे दिया। इत्तेफाक से उसको नाम याद नहीं रहा है या नाम पूछा ही नहीं उसने मुझे फोन करके बोला कि मैं ये कंपनी का ओनर बोल रहा हूँ और ऐसा ऐसा पेमेंट टर्म्स की वजह से ये हुआ है। हमारी भी दोनों की 15 मिनट की डिस्कशन हुई, वो मामला कहीं जमा नहीं। मैं अपने टर्म्स पे रुका हुआ था, वो अपने टर्म्स पे रुका हुआ था। उसके बाद उसने फोन कट कर दिया और फिर 5 मिनट के बाद वापस फोन किया, मैं आपका नंबर सेव करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? तो मैंने बोला मेरा नाम मोहम्मद गौस है। तो उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन पेमेंट आ गया
तीसरे दिन चौथे दिन गाड़ी चले गई, 15 दिन के बाद और दूसरा ऑर्डर आ गया, प्रोडक्ट अच्छा निकला। मेरे दिल में कुछ ना कुछ बेचैनी थी, तो मैंने उसको फोन करके पूछा प्रोडक्ट अच्छा आया क्या? हाँ हम सेटिस्फाइड है। हाँ ठीक है, अभी कंटिन्यू ऑर्डर करेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि आपने ऑल ऑफ द सडन डिसीजन कैसे चेंज किया? तो उसमें कौन सी खास बात थी? बोले आपका नाम मोहम्मद गौस था, आप मुसलमान है और आप अच्छा ही काम करेंगे, इस वजह से मैंने भेज दिया पेमेंट। सामने वाला आदमी कौन है? बनिया है, गैर मुस्लिम है। तब ये जिम्मेदारी समझिए आप। अगर इसका उल्टा उल्टा होता, अगर मैं वो पैसे लेता, माल नहीं भेजता, तो पूरी कौम के ऊपर आ जाती कि नहीं आती? तो ऐसे ही हो रहा है। हमारे बीच में जो नफरतें आ रही हैं, ये नफरतों का जो ताना बाना है, ये नफरतों के पीछे का जो मैट्रिक्स है, हमको मजहब के ऊपर उसका ठिकरा फोड़ते हुए नहीं जमेगा। हमारे अंदर के मामला सीधे होने चाहिए, हमारे अंदर के जो तरबियत है वो बाहर आनी चाहिए, हमारे अंदर की जो तालीम है वो लोगों को मामलात के जरिए दिखनी चाहिए। तभी जाके मेरा इस्लाम, मेरा जो किरदार है वो सामने वाले तक पहुंचेगा। और वो आपसे पहले, वो दूसरा आदमी जो इस्लाम के बारे में बुरी बात कर रहा है, वो आपसे पहले खड़े रह के जोर से बात करेगा और बोलेगा कि नहीं ये सही है। इन सब फिक्र को लेके हम आपके सामने आए हैं। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतना धूप में बैठे, यहाँ से आप खाली हाथ नहीं आ जाएंगे। खास करके ये बच्चे, क्वांटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको। अगर 4 बच्चे अच्छे से सुन रहे, 4 बच्चे अगर ये आगे चल के 10 साल 15 साल के बाद अपनी जिंदगी में अगर इनकलाब लेकर आते हैं, और ये 4 बच्चे आगे चल के हम जैसी छोटी मोटी कोशिश करते हैं अपने कौम के लिए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। मैं इतने ही कहकर आप लोगों से दुआ के साथ रुखसत लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।